गुप्त साम्राज्य देखा, उसमें हमने राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाएं देखी, कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं देखी। सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये देखा जाए तो नारी और पर्दा प्रथा, नारी की स्थिति, दासों की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, और एक गुप्त काल की महत्वपूर्ण प्रथा थी सती प्रथा, देवदासी प्रथा या गणिकाएं। इन पर भी हम बात करेंगे। इन पर बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि गुप्त काल का पतन हुआ कैसे। तो हम इसके पतन के कुछ कारण देख लेते हैं। पतन के कारण, गुप्त काल के पतन के कारण या गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण ऐसा हुआ कि जब स्कंदगुप्त था, कौन था? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को रोका, अपने साम्राज्य को दृढ़ बनाए रखा। लेकिन ये जो था ये पुत्र विहीन था। क्या था ये? पुत्र विहीन या संतान विहीन। क्या था ये? संतान विहीन था ये। अर्थात कि इसको संतान नहीं थी, पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में इसके जो दूर के रिश्तेदार थे या आसपास के जो लोग थे, उनके हाथ में सत्ता आ गई और वे लोग कहीं ना कहीं योग्य न निकल पाए। स्कंदगुप्त के बाद के जो राजा हुए, वे राजा इतने वृहद साम्राज्य को संभाल नहीं सके और एक स्पष्ट अभाव था इनके बीच में। किस चीज का? सत्ता का, या कह सकते हैं एक नियम था जो भारतीय परंपरा में शुरू से चला आ रहा था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही आगे चलकर राजा बनता है। लेकिन यहाँ पर आते आते कहीं ना कहीं वह नियम बदलने लगा था और सत्ता के लिए जो दूसरे जो छोटे छोटे भाई भी थे वे भी लड़ने लगे थे। ऐसे में जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई तो इसके बाद में कुछ लोगों के बीच में संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद में वहां पर उनकी सत्ता स्थापित हुई, वे राजा बने। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद के जो राजा थे वे कहीं ना कहीं दुर्बल निकले और जब इनके बीच में स्कंदगुप्त जैसे जैसे स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई तो इनके बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के दौरान स्कंदगुप्त ने जिन हुणों, जो हुण स्कंदगुप्त के नाम से डरते थे, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में वे हुण भी कहीं ना कहीं आक्रमण करने लग गए थे। तो स्कंदगुप्त एक इसकी पतन के मुख्य कारणों में से हम देख सकते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद में गुप्त साम्राज्य का पतन जो है वो प्रारंभ हो गया। गुप्त साम्राज्य का जो सबसे, या कह सकते हैं कि आखिरी जो शक्तिशाली राजा था वह था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद के जितने भी राजा हुए बाद में सभी कह सकते हैं कि दुर्बल हुए और आखिरी राजा हुआ विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त आखिरी राजा हुआ। इस तरह से हम कारण देखते हैं। तो पहला कारण इसमें निकल कर आता है बाहरी आक्रमण। कौन सा कारण? पहला कारण निकल कर आता है बाहरी आक्रमण। बाह्य आक्रमण। जैसे स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई, जो हुण स्कंदगुप्त के नाम से डर रहे थे उन हुणों ने भारत या ये कहते कि गुप्तों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, इर्द गिर्द मंडराने लग गए। अब इसी बीच में हुआ ये कि इनका जो ग्रह कला चालू हो गया इनका, यानी कि आंतरिक विद्रोह। क्या हो गया? आंतरिक विद्रोह, आंतरिक कलह, आंतरिक कलह भी प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में जो भारत, जो जैसे कि मान लिया जाए कि यह भारत भारत जो है, तो भारत का यह पश्चिमी भाग था। यहाँ से हुण आक्रमण कर रहे थे, यहाँ राजधानी थी, लेकिन यहाँ पूर्व में भी आंतरिक कलह प्रारंभ हो गया था। ऐसे में लगभग 477 में आंतरिक कलह प्रारंभ हुआ। तो जब गुप्त थे उन गुप्तों का ध्यान कहीं न कहीं पूर्व की ओर यह विद्रोह समाप्त करने में रहा। ऐसे में हुणों ने यहाँ पर आक्रमण करके ये जो पश्चिमी क्षेत्र था इस पर अधिकार कर लिया। पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया
और आगे चलकर ये यहाँ मध्य भारत तक पहुंच गए। लगभग 485 ईस्वी तक ये मध्य भारत में अर्थात मध्य प्रदेश क्षेत्र में आ पहुंचे थे। मध्य प्रदेश का जो एरण क्षेत्र है, जिसे हम सागर के नाम से जानते हैं, जो सागर जिला है, वहां पर एक स्थान है एरण, वहां तक पहुंच चुके थे। इस तरह से हुणों ने आक्रमण किया और हुण भारत में आए, भारी आक्रमण हुआ, भारत में आए, इनके राज्य को कहीं न कहीं क्षति पहुंचाई। ऐसे में यहाँ पर आक्रमण हुआ और ये लोग आए, तो आंतरिक कलह को जैसे समाप्त करने गए तो इससे इनकी शक्ति क्षीण हो गई। लेकिन जब ये वापस यहाँ से आए तो ये हुण यहाँ तक आ चुके थे, और जो इनका एक सामंत था, एरण जो क्षेत्र था, इस एरण में इनका एक सामंत था, इनका गुप्तों का एक सामंत था। ये सामंत हुणों का सामंत हो गया। किसका सामंत हो गया? इसने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? इस सामंत ने हुणों की अधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात कि जो एरण, जो मध्य भारत का क्षेत्र है, वह क्षेत्र हुणों के अधीन हो गया। ऐसी स्थिति में जो बुद्धगुप्त था, कौन था? बुद्धगुप्त उस समय राजा था। बुद्धगुप्त का पौत्र था, उस पौत्र प्लस एक भोजराज प्लस गोपराज, इनने दोनों ने मिलकर इस पर आक्रमण किया। किन पर? हुणों पर आक्रमण किया एरण में। इसकी जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से। तो यह युद्ध पर आक्रमण किया हुणों पर, लेकिन इस युद्ध में जो गोपराज था वह मारा गया। कौन? गोपराज जो था वह मारा गया। भोजराज नहीं, इसे भानुगुप्त बोलते हैं। भानुगुप्त प्लस गोपराज, इस युद्ध में यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया एरण पर। आक्रमण इतना भीषण था, काफी भीषण हुआ, क्योंकि हुण थे, हुणों से गुप्तों का आक्रमण हुआ था, युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो गोपराज था वह मारा गया। अब गोपराज मारा गया तो हम पढ़ते हैं कि गुप्त काल में एक अभिलेख है, एरण अभिलेख, जिसमें किसी गोपराज, आमतौर पर पढ़ते हैं कि किसी गोपराज की पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो वो किसी गोपराज जो था, वो किसी गोपराज नहीं, वो यही गोपराज था जो कि भानुगुप्त राजा था। किसका? बुद्धगुप्त का पौत्र था भानुगुप्त, और भानुगुप्त के साथ में गोपराज ने युद्ध किया था। इन युद्ध में गोपराज मारा गया और गोपराज की पत्नी ने इसके साथ में सती हो गई। सती होने का अर्थ होता है कि मृत शरीर के मृत पति के साथ में पत्नी का जिंदा जल जाना, उसे कहा जाता है सती। आगे चलकर हम सती प्रथा के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं गुप्त काल में बृहद स्तर पर सती प्रथा चल रही थी, तो हम उसे भी देखेंगे। ऐसे में गुप्तों की शक्ति पूरी तरह से क्षीण होने लगी थी, और कहीं यहाँ पर मध्य भारत तक हुणों का अधिकार हो गया था। तो भारी आक्रमण एक कारण हो गया, आंतरिक कलह एक कारण हो गया। इसके बाद में अगला यदि कारण हम देखें तो वह कारण था सामंतों का स्वतंत्र होना। सामंतों का स्वतंत्र होना भी इनका एक बड़ा कारण रहा इनके पतन का। कैसे? जब समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया पूरे भारत पर, और आक्रमण के बाद में समुद्रगुप्त ने कई क्षेत्र में सामंतवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। आगे चलकर यह सामंतवादी जो प्रवृत्ति थी, यह लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके बाद में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के समय में, मुख्यतः कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के समय में सैनिक राज्यपाल स्थापित किए जाते थे। कौन से? सैनिक राज्यपाल। ये सैनिक राज्यपाल ही सामंत होते थे। कौन होते थे? सामंत होते थे। सामंत ऐसे होते थे, जैसे मान लिया जाए कि इस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया गुप्तों के द्वारा, इस क्षेत्र को जीत लिया गया। जीतने के बाद में जिस राजा से इसे जीता गया है, उसी राजा को यहाँ पर सामंत नियुक्त कर दिया गया, और उसे अधिकार दे दिया गया एक स्वतंत्र राज्य का, कि आप स्वतंत्रतापूर्ण अपने राज्य को चलाइए, केवल हमें
एक नजराना भेजते रहिए, उपहार भेजते रहिए, और साथ में आपको सैनिक राज्यपाल भी नियुक्त किया जाता है, अर्थात कि आप अपने खर्च पर, किसके खर्च पर, अपने खर्च पर एक सेना का गठन करेंगे, उस सेना को रखेंगे, जिससे कि आपका जो राज्य है ये तो साथ में सुरक्षित रहेगा, लेकिन कभी केंद्रीय सत्ता को, किसको, केंद्रीय सत्ता को, केंद्रीय सत्ता को यदि इस सेना की जरूरत पड़ी तो आप ये सेना केंद्रीय सत्ता के पास भेजेंगे। इससे फायदा यह था कि केंद्र को ना तो उसका अतिरिक्त बोझ उठाना था सेना का, और ना ही उसके रख रखाव की कोई चिंता होनी थी, और इन्हें मुफ्त में कहीं ना कहीं सैनिक मिल ही जाते थे इनसे, और इसका सारा जो बोझ था वो सामंतों पर आता था, क्योंकि कर लेने का जो अधिकार था वो सामंतों के पास था। सामंत अपने क्षेत्र में कर ले सकते थे या लेते थे। तो ऐसे में जैसे अभी हमने देखा कि एरण क्षेत्र का सामंत जो था वो गुप्तों का सामंत था, लेकिन उसने हुणों की अधीनता स्वीकार कर ली और हुणों का सामंत हो गया। अर्थात इनकी जो सेना थी, सामंत की जो सेना थी, जिसकी ताकत पर, सामंत की जो सेना थी जिसकी ताकत पर गुप्त जो थे ये लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, वे ही सामंत जब हुणों की अधीनता स्वीकार करते हैं तो सामंतों के साथ में उनकी सेना भी हुणों की हो जाती है। अर्थात समझ सकते हैं कि सामंत एक बड़ी शक्ति थी, एक बड़ा आघात था, ये कह सकते हैं कि अगर सामंत अगर बदलते थे तो उससे गुप्तों को बड़ा ही आघात पहुंचता था, और इसी आघात के कारण कहीं न कहीं गुप्त सत्ता जो थी वह कमजोर पड़ गई। क्या पड़ गई? कमजोर पड़ गई। ऐसी स्थिति में गुप्तों का पतन निश्चित था। आगे चलकर और भी कुछ कारण बने हैं इनका। कैसा कारण बने हैं? जो स्थानीय राजा थे, कैसे स्थानीय राजा, कुछ स्थानीय राजा थे, मित्र थे। अभी हमने देखा यहाँ पर एक वल्लभी थी, वल्लभी गुजरात, यहाँ का सामंत था, वह भी स्वतंत्र हो चुका था। कन्नौज के आसपास, कन्नौज और गया के आसपास का जो मोखरी शासक थे, जो कि कहीं ना कहीं इनके सहयोगी सामंत थे, वे भी स्वतंत्र हो गए थे। तो सामंतों ने इनको बड़ा आघात पहुंचाया है। साथ ही कुछ स्थानीय शक्तियां थी जो मित्र थे, स्थानीय शक्तियां मित्र, वे भी कहीं ना कहीं विद्रोह करने लग गए थे, और उस विद्रोह के कारण भी कहीं गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ है। और इस पतन के दौर में अगर हम देखें तो एक मुख्य कारण आता है जो समुद्रगुप्त की नीतियां थी। समुद्रगुप्त की षड नीतियां थी। कौन सी? षड नीतियां। षड नीतियों का मतलब है जो 6 नीतियां थी उसकी, जैसे कि मोक्षानुग्रहण है, या पारिचारिकृत है, या कन्योपदान है। ऐसी जो उसकी नीतियां थी कि इसके कुछ राज्यों को अधीन रखा, कुछ को प्रभावशील रखा, कुछ को उसने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा। उस नीति का जो परवर्ती शासक हुए, उन शासकों ने उसकी अवहेलना की। अब उसकी अवहेलना होने से कहीं न कहीं इतना बड़ा साम्राज्य ये लोग प्रत्यक्ष रूप से संभाल नहीं पाए, और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से न संभाल पाने के कारण ये लोग धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए और इनके हाथ से सत्ता जाती गई। और ऐसे में गुप्त साम्राज्य का विष्णुगुप्त के आते आते पूर्णतः पतन हो गया। जो गुप्त सामंत के रूप में बाहर आए थे, वे विष्णुगुप्त के रूप में, अंतिम शासक के रूप में गुप्त साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया। इस तरह से कुछ कारण है, जैसे बाहरी आक्रमण, आंतरिक कलह, हुणों का आक्रमण, सामंतों का स्वतंत्र होना, स्थानीय शासकों का विद्रोह करना, या समुद्रगुप्त की नीति का सही से पालन न करना भी कहीं न कहीं गुप्तों के पतन का एक मुख्य कारण रहा है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर इनकी नारियों की स्थिति, सती प्रथा, देवदासी प्रथा आदि को देखते हैं।